हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी पढ़ रहे होंगे। शुरू करते हैं मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, जिसके कल हमने 3 टॉपिक पढ़े थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ाइन प्रोसीजर। ये जो हम टॉपिक इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, ये हमारे यूपीपीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं और उनको कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिज़ाइन प्रोसीजर। डिज़ाइन प्रोसीजर में आपको क्या लिखना है, डिज़ाइन प्रोसीजर आपको किस तरीके से लिखना है, एग्ज़ाम में आप क्या लिख कर आओगे, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं और एक फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट कोशिश करिएगा इस फ्लो डायग्राम को इसी सीक्वेंस में आपको एग्ज़ाम में बनाना है, और एग्ज़ाम में ये फ्लो डायग्राम बनाने के बाद इसका आप एक एक पॉइंट वहाँ पर डिस्क्राइब करते हुए चलोगे। तो स्टार्ट करते हैं। एज वी हैव राइट हेयर रिकॉग्निशन ऑफ नीड। रिकॉग्निशन, आवश्यकता को पहचानना। तो पहला, जब देखिए अगर हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, डिज़ाइन का हमने कल पढ़ा था कि क्या क्या आवश्यकताएं हैं डिज़ाइन की, मशीन डिज़ाइन क्या है, तो वहीं से हमारा अब आता है कि आपको डिज़ाइन किस तरीके से करना है। तो डिज़ाइन के तरीके को सीखने के लिए सबसे पहला क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ नीड। हमें आवश्यकता को फाइंड आउट करना है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। अब इन आवश्यकताओं को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप या ले सकते हो मार्केट सर्वे। अगर कोई कंपनी कुछ नया इनोवेट करना चाह रही है, कोई डिज़ाइनर कुछ नया इनोवेट करना चाह रहा है, तो वो मार्केट सर्वे कर सकता है। वो वहाँ पर लोगों से उसको ओवरव्यू मिल सकता है कि अब हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक। या फिर वो जो डिज़ाइनर है, जो उसके जो डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं उसमें वो क्या सुधार कर सकता है। मीन्स फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर नीड। हमें अपनी आवश्यकता को पहचानना है। आवश्यकता को पहचानने के बाद ही आप क्या करोगे, आगे का डिज़ाइन प्रोसीजर करोगे। तो दूसरा क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम। आपने आवश्यकता को पहचान लिया, अब हमें क्या करना है, जो हमारी प्रॉब्लम है, अब हमने उसको प्रॉब्लम नाम दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। डिफाइन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम हमारी इतनी बड़ी है या इतनी सी है, हमें क्या करना है, अपना उसमें जो गोल है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। उसको इन द स्टेटमेंट आपने वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देके सोचते हैं। सपोज मुझे एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है या एक ऐसी डिवाइस बनानी है जिसका यूज़ मुझे 6 से 10 किलोमीटर जाने के लिए करना है। ऐसी मशीन मुझे बनानी है और उसमें 2 पहिए हो, सिंपल, उस पर लगभग 50 से 60 किलोग्राम या 100 किलोग्राम तक का भार हम ले जा सकें एक जगह से दूसरी जगह तक। और उसमें बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म, लाइक हम चैन और चैन का डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रेक बना सकते हैं, और वो मैनुअली ऑपरेटेड है। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में तुम्हारे बन रहा होगा कि मैडम किस चीज़ की बात कर रही हैं। मीन्स मुझे ज़रूरत क्या है, मुझे ज़रूरत ये है कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, थोड़ा सा सामान लेके जाना है, लेकिन क्या करना है, वो उसका जो मैकेनिज्म हो वो बहुत ही ईजी हो, ठीक है, मेंटेनेंस उस पर सबसे कम आए। तो अगर मैं एक ऐसी बात करूँ तो हमारे दिमाग में आता है सपोज बाइक, मतलब मोटरसाइकिल, या फिर साइकिल, बाइसिकल। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि वो मैनुअली ऑपरेटेड है, तो दैट मीन्स उसमें हमें किसी अलग से किसी इंजन या किसी टाइप की और अदर चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल चैन मैकेनिज्म हमने यूज़ कर लिया। तो ये हो गई हमारी रिकॉग्निशन थी कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए जाना है, थोड़ा सा सामान कैरी करना है, और जो मैकेनिज्म हो वो बहुत ही सिंपल हो और लो मेंटेनेंस हो। तो हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करा। प्रॉब्लम डिफाइन में हम लिखेंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं, उसका एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या है, हमारा क्या उद्देश्य है। क्योंकि जब हम डिज़ाइन करने बैठ जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती है, तो इसलिए हमें अपने उस साइज़ को कंसाइज करना पड़ेगा, मतलब डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट प्रोसीजर है आपका एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, एनालिसिस और सिंथेसिस। अगर मैं बात करूं एनालिसिस और सिंथेसिस की, तो देखो जब हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली,
अब हमारे पास सपोज मुझे वही मैंने बोल दिया कि मुझे बाईसाइकिल टाइप का कुछ बनाना है, ठीक है, तो मैंने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली। अब मुझे इस चीज़ को बनाने के लिए क्या क्या मेरे पास साधन अवेलेबल है, क्या क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं, कौन सा मटेरियल मुझे यूज़ करना है, ठीक है, कौन सी मुझे मैकेनिज्म यूज़ करना है, ठीक, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लो कॉस्ट पर अवेलेबल है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैकेनिज्म बहुत ही इजी है और उसमें मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा कम रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, ये सारी एनालिसिस और सिंथेसिस में आएगी। एनालिसिस में क्या है, हम केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे या टॉपिक लेंगे या मैकेनिज्म लेंगे और उससे रिलेटेड सारा हम स्टडी करेंगे। सिंथेसिस में क्या है, सिंथेसिस में हम क्या करेंगे, हमारे पास ए नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं और उन नंबर ऑफ ऑप्शंस में से हम बेस्ट ऑप्टिमाइज करेंगे, हम उसमें से बेस्ट चूज करेंगे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उसको कंबाइंड करेंगे, ठीक। एनालिसिस इज यूज्ड फॉर ए सिंगल टर्म, एक सिंगल चीज़ है आपके पास, एक सिंगल मैकेनिज्म है, आपने क्या करा, उसको देखे जा रहे हो, उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, क्या उसमें मैन्युफैक्चरिंग लग रही है, और भी सारी चीज़ें। सिंथेसिस में आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स है, आप उनको कंबाइंड कर रहे हो और आप उसमें से बेस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। ये सब चीज़ें हम किस में लिख के आएंगे, ये सब चीज़ें हम किस में लिख के आएंगे, एनालिसिस और सिंथेसिस में। फिर आपने जब एनालिसिस सिंथेसिस देख लिया, मतलब आपने देख लिया कि आपको क्या मैकेनिज्म चाहिए, उसके लिए अब आपको ये चीज़, हमारे पास इतने सारे मैकेनिज्म थे, इसमें से हमने बेस्ट ऑप्टिमम ये चूज़ कर लिए एक दो। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। हम जो पार्ट बनाना चाह रहे हैं, जो डिज़ाइन एलिमेंट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए मोस्ट सुटेबल पार्ट कौन सा है, हमें पार्ट्स की रैंकिंग करनी है, मतलब मटेरियल की रैंकिंग करनी है। कि सपोज जैसे कि मुझे तार बनाने हैं, ठीक है, वायर वाली कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, मुझे तार का बनाना है, तार बनाने के लिए मुझे ऐसे मटेरियल लेने पड़ेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर लियो, जो कंडक्टर है हीट के। तो ऐसे तो बहुत सारे मटेरियल है जिसमें अच्छे से हीट फ्लो कर जाती है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी है, कॉपर भी है। तो मैं कौन सा मटेरियल चूज़ करूँ, तो मटेरियल वो चूज़ करना है जो लो कॉस्ट पर, मतलब लो कॉस्ट पर अवेलेबल हो, ईजिली अवेलेबल हो, हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो उससे ज़्यादा ना हो, और जो हमारी डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट है, जो भी हम चाह रहे हैं कि भाई, जैसे सपोज मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, वहाँ से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो रही है, तो मुझे अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है, और प्लस मुझे देखना है कि जो मटेरियल हम चूज़ कर रहे हैं वो उतना लोड ले पाएगा जिसके लिए हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, और क्या वो मटेरियल ड्यूरेबल है। तो मटेरियल से रिलेटेड उसकी जो जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो जो भी हमारी मशीन एलिमेंट जो बना रहे हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो मटेरियल मोस्ट सुटेबल बैठ रहा होगा उसकी हम रैंकिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे। मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर में आप ये कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। अब आप उस मटेरियल से जो हम मशीन एलिमेंट डिज़ाइन करने वाले हैं वो किस आधार उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगी, क्या वो मटेरियल मुझे मैन्युफैक्चरिंग से बनाना है, ठीक है, जैसे तार का ही एग्जांपल ले रहे हैं, क्या मुझे वो एक्सट्रूजन से बनाना है, वायर ड्राइंग से बनाना है, या किस पर्पज से बनाना है, मतलब कौन सी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक हम यूज़ करें। ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स आर देयर। जैसे मुझे सीमेंटेड कार्बाइड का टूल बनाना है, पढ़ा होगा ना आपने टूल्स के बारे में, तो सीमेंटेड कार्बाइड का टूल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाउडर मेटलर्जी लेनी पड़ेगी, कास्टिंग से तो वो बनने का नहीं है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें मटेरियल के और एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमें प्रोसीजर को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्टिंग, इवैल्यूएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। टेस्टिंग, आपने मटेरियल चूज़ कर लिया, आपने मटेरियल का प्रोसीजर चूज़ कर लिया, अब आप क्या कर रहे हो, उस पर मटेरियल जो आप मशीन एलिमेंट लगा रहे हो वो कहीं पर काम करेगा तो उस पर फोर्सेज लगेंगे, लोड लगने का मतलब क्या, फोर्सेज लग रहे हैं, फोर्सेज के कारण उस पर स्ट्रेस जनरेट हो रही है, स्ट्रेन जनरेट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, ठीक। वो उसकी टेस्टिंग क्या है, हम मटेरियल की टेस्टिंग भी करेंगे, हम जो आपने प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी भी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग में आपने पढ़ा भी होगा, कई तरह की टेस्टिंग होती है, इन टर्म्स ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग हम मटेरियल की या एलिमेंट के लिए जो भी रिक्वायर्ड टेस्टिंग है वो सारी यहाँ पर करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका इवैल्यूएशन करेंगे,
ठीक है। इवैल्यूएशन मतलब कि मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या चीज़ें आ जाएंगी भाई, उस पर जो लोड लग रहा था उस लोड के आधार पर आपने जो उस प्रोडक्ट का साइज़ बनाया है या शेप बनाया है, क्या वो उसको मतलब उसको ओके है, अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है, या हमें कुछ चेंज करना है। तो वो सारा इवैल्यूएशन हम कहाँ करेंगे, मतलब जो भी डिजायर्ड प्रॉपर्टी आपको अपने मशीन एलिमेंट में चाहिए वो सारी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में क्या, आपके पास बहुत सारे विकल्प आ गए, आपने चूज कर लिया और उसमें से बेस्ट आपने चूज कर लिया। बेस्ट ऑप्टिमम का मतलब है ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, बिल्कुल एग्जैक्टली कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट या इस ऑब्जेक्ट की इस मशीन एलिमेंट के लिए ये मटेरियल था और उसकी ये शेप होनी चाहिए, ये साइज होना चाहिए। ठीक, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपका मटेरियल सपोज टेस्टिंग में फेल हो जा रहा है बार बार, तो आप क्या करोगे, फिर से या तो फिर से एनालिसिस सिंथेसिस करो, या फिर से दोबारा से मटेरियल को सिलेक्ट करो, या फिर जो प्रोसीजर आप ले रहे हो कई बार वो सही नहीं हो पाता। क्योंकि देखो, जैसे अगर तुमने देखा होगा या सुना होगा, जो भी फ्लक्चुएटिंग, जहाँ पर भी फ्लक्चुएटिंग लोड लगना होता है, वहाँ पर हम अधिकतर जो प्रोसेस लेते हैं वो फॉर्मिंग से बने होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ फेलियर हेयर, तो हम इनमें से दोबारा से उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। फिर इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है भाई, सब ओके हो गया, अब हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आपने पढ़ा होगा, डॉक्यूमेंटेशन मतलब अब आपको उस चीज़ की ड्राइंग बनानी है, जो आप डिज़ाइन बना रहे हो, जिसके लिए आपने इतनी सारी चीज़ें करी है, अब आप उसकी ड्राइंग बनाओगे। ड्राइंग में हर चीज़ डिफाइन करोगे कि ये इसका साइज़ है, ये इसकी लेंथ है, इस पर इतना ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो सब चीज़ें, मतलब ऑल द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस विल बी डन हेयर। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में कई बार हम क्या करते हैं, कैड मॉडल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बना लेते हैं। ठीक है, और फिर जब हम प्रोटोटाइप बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, दोबारा से उसको चेक करते हैं। अगर वो प्रोटोटाइप वर्किंग कंडीशन में, आपने उसको वर्किंग कंडीशन के लिए चेक कर रहे हो, फेल हो गया, तो फिर से आपको ये प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिख नहीं रहा था, ये नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन। तो ये हमारा डिज़ाइन प्रोसीजर है। स्टूडेंट्स, जब भी आपका क्वेश्चन आता है, देखिए जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने का मतलब क्वेश्चन में देखना है कि एग्जामिनर डिज़ाइन प्रोसीजर पूछ रहा है या नीड पूछ रहा है, क्या चीज़ पूछ रहा है। तो जब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको उसको आंसर करना है। ठीक है, और डिज़ाइन प्रोसीजर जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इस फ्लो डायग्राम को ज़रूर बनाएं। अगर आप फ्लो डायग्राम से अपने आंसर लिखते हो तो ये आपकी कॉपी का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन, जो आप लिख रहे हो वो बताता है कि हाँ, इस बच्चे ने मेहनत करी है और ये बिल्कुल सारी चीज़ें हैं। आपकी कॉपी सारी बातें अपने आप से बोल देंगी, और फिर आप क्या करोगे, इसको पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दोगे। ठीक, और ये जो डिज़ाइन प्रोसीजर है ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली आता है। ठीक, और उसके बाद क्या करना है, डिज़ाइन प्रोसीजर में आपको इस फ्लो डायग्राम को बनाना है। और बेटा ये एरोज जो है अभी इसमें थोड़े कम दिख रहे होंगे, इसको आपने अच्छे से बनाना है, और ये कहाँ कहाँ पे वो फेलियर हो रहा है, आपको कहाँ कहाँ से दोबारा से उसको करना है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द बीटी ही, वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डिज़ाइनर। तो शुरू करते हैं, एक अच्छे डिज़ाइनर की क्या क्या विशेषताएं होती है। देखो, इसका आंसर लिखने के लिए अपने आप को एक डिज़ाइनर कंसीडर करो। जब आप अपने आप को एक डिज़ाइनर कंसीडर करोगे ना, तो आपके मन में अपने आप से ही पॉइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। पहला पॉइंट, मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज, मतलब एक ही फील्ड तक आप सीमित नहीं हो, आपको अलग अलग फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कोई डिज़ाइन कर रहा है वो हमेशा मैकेनिकल इंजीनियर ही हो। उसको इवन एवरीवन कैन बी, कोई भी डिज़ाइन कर सकता है। तो आपको क्या करना है, मतलब जो एक अच्छा डिज़ाइनर होगा वो अलग अलग फील्ड की उसको नॉलेज होगी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे कि आजकल तो इंजीनियरिंग क्या है, वो एक पर्टिकुलर ब्रांच में सिमट के नहीं रह गई है, वो तो इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है। तो उसको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, अलग अलग फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद है ड्राइंग स्किल। अगर आप कुछ डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, आपने ड्राइंग पढ़ी होगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स।
तो सेम वही चीज़ है कि जब हम कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें उसको स्केच करना है, और स्केचिंग में आपको पता होना चाहिए कि आपको इस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल स्किल या टेक्निकल। देखिए टेक्निकल स्किल में क्या होगा कि जब आप डिज़ाइन करने बैठ रहे हो, अब ऐसा तो नहीं है कि कॉपी पेंसिल लेके बैठोगे, हमारे पास ए नंबर ऑफ, इसको है ना स्किल लिख दे रहे हैं, हमारे पास क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं। हम कैड का यूज़ कर सकते हैं, हम कैटिया, एनसिस, क्रियो, सॉलिड वर्क्स, इतने सारे टूल्स हैं हमारे पास, ठीक है। उनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन को सिस्टम पे बैठ के बना सकते हैं, और इवन उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। एनसिस के थ्रू सिमुलेशन भी उसमें की जा सकती हैं। तो ये किस में आ जाएंगी, ये टेक्निकल स्किल है। अगर आपके पास ये आ रही हैं तो आप अपने डिज़ाइन को बहुत अच्छे से और बहुत ही ईजी वे में आप बना सकते हो। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, इट शुड बी मैंडेटरी। इफ़ यू आर क्रिएटिव हो तो आपके दिमाग में नई नई सोच आ रही है, फिर आप उसको एग्जीक्यूट आसानी से कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि एक डिज़ाइनर में क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद है फुल विद टीम स्पिरिट। मीन्स जब आप डिज़ाइन कर रहे हो, डिज़ाइन ऐसा तो नहीं है कि अभी बैठे और तुरंत हो जाएगा। इट विल टेक मोर टाइम, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और उसको कई स्टेप्स में करना पड़ता है। तो जब कई स्टेप्स में करना होता है, सपोज़ मुझे बाइक, एक नई गाड़ी बनानी है, तो देखो उस गाड़ी में कितने सारे पार्ट्स हैं, और ऐसा तो नहीं एक बंदा बैठा है और उसी को ही सारी गाड़ी को डिज़ाइन कर देगा। हमें एक टीम की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें क्या करना है, हमारे पास अलग अलग टीम है, और हमें टीम स्पिरिट से काम करना है, सबको मिलकर काम करना है। तो जो डिज़ाइनर होगा वो ही शुड बी फुलफिल विद टीम स्पिरिट। नेक्स्ट हार्ड वर्किंग। देखो हार्ड वर्किंग उससे होना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपने जो डिज़ाइन किया हो उसमें आप सक्सेस हो गए हो, फर्स्ट डिज़ाइन में ही आपने कमाल कर दिया। आपको नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स करने पड़ेंगे, और उन अटैम्प्ट्स में आप फेल भी हो सकते हो, सक्सेस भी हो सकते हो। तो आपको क्या करना है, हार्ड वर्किंग करनी है। फिर उसके बाद डिसीज़न मेकिंग, हाँ, हमें जो डिज़ाइनर है उसके अंदर डिसीज़न मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो डिसीज़न ले सके। अगर वो फेलियर से डरता रहेगा ना, तो वो बेटा डिज़ाइन नहीं लेगा, वो डिसीज़न नहीं ले पाएगा। और ये केवल डिज़ाइन की बात नहीं, ये मतलब अगर हम अपनी रेगुलर लाइफ में भी देखें तो हमें फेलियर से नहीं डरना है, हमें निरंतर प्रयास करते हुए चलते रहना है। तो ये हमारे क्या होंगे, अच्छे डिज़ाइनर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अभी की वीडियो के लिए इतना ही। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, वो जो दूसरा टॉपिक होगा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम उसको उसमें स्टडी करेंगे। अभी के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच।